नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय विश्लेषण की आज की श्रृंखला में। हमने प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम का विश्लेषण प्रारंभ किया है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम में स्थावर संपत्ति किसे बताया गया है, और यह जो स्थावर संपत्ति है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 निर्वचन खंड में बताई गई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा अलग अलग अधिनियम में अलग अलग रूप से समझी गई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है वह स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं दी गई है, और धारा 3 निर्वचन खंड में जो बताया गया है वह नकारात्मक परिभाषा के रूप में बताया गया है कि क्या क्या वस्तुएं स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। आज हम इसका ही अध्ययन करेंगे। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि स्थावर संपत्ति जो धारा 3 निर्वचन खंड में दी गई है वह क्या बताया गया है। स्थावर संपत्ति के संबंध में धारा 3 निर्वचन खंड में बताया गया है स्थावर संपत्ति स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती। स्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती है। Immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. Immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. यानी कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती हैं। कौन कौन आता है यह नहीं बताया गया, क्या नहीं आता यह बताया गया। तो हम एक एक करके देखेंगे कि खड़ी काष्ठ क्या है, यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर क्या है, उगती फसलें क्या हैं, और आपका घास क्या है। इन तीनों को देखेंगे और उसके पश्चात समझेंगे कि इस धारा में क्या बताया गया है, निर्वचन खंड में इन संपत्ति के बारे में क्या बताया गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खड़ा काष्ठ से। सामान्य तौर पर जो भी पेड़ भूमि से लगे होते हैं उन्हें अचल संपत्ति माना जाता है, क्योंकि वह भूमि से लगे होते हैं। लेकिन खड़ा काष्ठ क्या होगा? खड़ा काष्ठ वह होगा कि जिसका उपयोग भूमि में लगे लगे नहीं किया जा सकता। जैसे इमारती लकड़ी है, इमारती लकड़ी का उपयोग उस भूमि में लगे उस पेड़ से आप नहीं कर सकते जब तक उसको काटा ना जाए, उसके दरवाजे, चौखट इत्यादि ना बनाया जाए। इसलिए उसको खड़ा काष्ठ की श्रेणी में माना गया, यानी कि जब वह कट के चल के जाएगी, चलयमान होगी। अचल संपत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? जो चलायमान ना हो, जो चलाई ना जा सके। तो जब तक वो चलाई नहीं जा सकते, जो पेड़, जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ आप उसको फल ले रहे हैं उससे, लेकिन कोई ऐसा पेड़ जिससे आप फल नहीं ले रहे, उसका उपयोग ही मेन लकड़ी कटने के पश्चात होगा। जब वह कटेगा, वह टिम्बर बनेगा, तो उसे खड़ा काष्ठ कहा गया और उसको अचल संपत्ति नहीं माना गया। इसमें विभिन्न निर्णय हैं, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय हैं, जिनके आधार पर हम यह देखेंगे कि क्या क्या वस्तुएं खड़ा काष्ठ में मानी गई हैं, क्या क्या नहीं मानी गई हैं। जैसे कुछ निर्णय में नीम का पेड़ को नहीं माना गया है, नीम के पेड़ को खड़ा काष्ठ ही माना गया है। बबूल के पेड़ को खड़ा काष्ठ माना गया है।
शीशम के पेड़ को खड़ा काष्ठ माना गया है। इस प्रकार से हम विभिन्न निर्णयों के आधार पर इसको देखते हैं, इसकी चर्चा संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय का 1958 का AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 532 पेज में इस निर्णय को रिपोर्ट किया गया है। निर्णय के जो पक्षकार हैं उनका नाम है श्रीमती शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि हमें यह देखना होगा कि पेड़ का उपयोग किस रूप में होना है। अगर पेड़ का उपयोग उसके लगे लगे यानी जिस रूप में वो है, भूमि से भूबद्ध है, उसी रूप में उसका उपयोग किए जाने का उद्देश्य है तो वह अचल संपत्ति होगी। और यदि उसका उपयोग काटने के पश्चात होगा उसको तो वह स्थावर संपत्ति नहीं होगी, वह अचल संपत्ति नहीं होगी, वह चल संपत्ति होगी। यह 1958 सुप्रीम कोर्ट 532 पेज में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया। एक निर्णय माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो यह निर्णय है यह है AIR 1963 इलाहाबाद पेज नंबर 214। पक्षकारों के नाम है बैजनाथ वर्सेस रामधर। और उपरोक्त निर्णय में भी यह माना गया कि नीम तथा शीशम के वृक्ष खड़े काष्ठ हैं और इसका आधार यह माना गया कि कोई वृक्ष खड़ा काष्ठ है कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि वृक्ष किस कोटि का है और इसका सामान्यतः उपयोग क्या है और क्या इसका प्रयोग भूमि में लगे लगे होना है या भूमि से काटने के पश्चात होना है। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में यह कहा। जो व्याख्या थी ये थी खड़ा काष्ठ के संबंध में। और दूसरा भाग क्या हमारा उगती फसलें और तीसरा घास। उगती फसलों में जो फसलें बोई जाती हैं जैसे चने की फसल, गेहूं की फसल, धान की फसल, जो भी फसल बोई जाती है जिसको मतलब टमाटर की सब्जी, तो क्या टमाटर के पौधे का कोई अस्तित्व रहता है? तो ये सारी संपत्ति जो संपत्ति से आप कहते हैं यह मानी गई चल संपत्ति। टमाटर का वृक्ष काट दिया, कोई फल निकाल दिया, कोई गेहूं निकाल दी, तो उनको जब काटने के पश्चात ही उसका उपयोग हो सकता है, तो इनको भी अचल संपत्ति नहीं माना गया। तीसरी जो आपकी आती है घास। घास का भी हालांकि आप कहते हैं घास चरने के काम आ सकते हैं, कहा जा सकता है, लेकिन घास का भी उपयोग भूमि से अलग होकर ही हो सकता है, चारे के रूप में होता है जो समानता माना जाता है। और संपत्ति अंतरण अधिनियम में घास को भी अचल संपत्ति नहीं माना गया, चल संपत्ति माना गया। खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास। अब इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम में जो है रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा क्या दी गई है। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 2 के खंड 6 में परिभाषा दी गई है रजिस्ट्रेशन अचल संपत्ति की। और अचल संपत्ति की क्या परिभाषा दी गई है आइए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 2 का खंड 6 कहता है कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत भूमि, निर्माण, आनुवंशिक भत्ते, मार्ग के, प्रकाश के, पारघाट के, मीन क्षेत्र के अधिकार या भूमि से उद्भूत होने वाले कोई भी अन्य फायदे और भूबद्ध वस्तुएं या भूबद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी वस्तुएं आती हैं, किंतु खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास इसके अंतर्गत नहीं आती। यानी कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में कहा गया था
धारा 3 में स्थावर संपत्ति के संबंध में कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें व घास के अंतर्गत नहीं आती। रजिस्ट्रेशन अधिनियम ने यह मान लिया गया कि यह तीनों तो नहीं आती, लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव परिभाषा दी कि क्या क्या आती हैं। तो क्या क्या उन्होंने बताया क्या क्या आते हैं। नंबर 1, भूमि निर्माण, आनुवंशिक भत्ते, मार्ग के, प्रकाश के, पार घाट के, मीन क्षेत्र के अधिकार, यानी कि मार्ग के अधिकार, प्रकाश के अधिकार, पार घाट के, मीन क्षेत्र के अधिकार, या भूमि से उद्भूत होने वाले कोई भी अन्य फायदे और भूबद्ध वस्तुएं या भूबद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी वस्तुएं आती हैं। यह एक परिभाषा रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 2 के खंड 6 द्वारा दी गई। रजिस्ट्रेशन अधिनियम में दी गई परिभाषा का विश्लेषण करें, अवलोकन करें, तो हम पाएंगे कि इसके 3 भाग हैं। एक तो भूमि, दूसरा भूमि से होने वाले फायदे, और तीसरा भूमि से जकड़ी हुई वस्तुएं। भूमि, भूमि से होने वाले फायदे, भूमि से जकड़ी हुई वस्तुएं। तो भूमि के अंतर्गत क्या क्या आएगा यह देखते हैं। भूमि के अंतर्गत वह भूमि आती है जिसका जब तक कोई स्वरूप नहीं बदला गया। जैसे कि भूमि पे यदि मकान निर्माण कर लिया जाए तो वह भूमि न होकर मकान कहलाया जाता है, संपत्ति कहलाई जाती है। इसी प्रकार भूमि से होने वाले लाभ, भूमि से क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपको। किराया मिल सकता है, हाट बाजार जिनको बैठने का अधिकार इसमें होता है, या कहीं से कोई नीलामी का अधिकार, तो इन सब को भी अचल संपत्ति माना गया। और भूमि से जकड़ी वस्तुएं वही जिनका उपयोग भूमि में लगे जिसका उपयोग हो सकता है भूमि के अंतर्गत लगे हुए, तो वह तो हो गई आपकी अचल संपत्ति। और जिनका प्रयोग भूमि से अलग कर किया जाएगा वह होगी आपकी चल संपत्ति। तो यह स्थावर संपत्ति था। स्थावर संपत्ति से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या यह स्थावर संपत्ति है या यह स्थावर संपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं कि जैसे मकान का किराया लेने का अधिकार, क्या मकान का किराया लेने का अधिकार अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है। तो यह अचल संपत्ति के रूप में आएगा, यह अधिकार अचल संपत्ति में आएगा। या हाट बाजारों का जो अधिकार है क्या उसमें अचल संपत्ति में आएगा, चल संपत्ति में आएगा या अचल संपत्ति में आएगा। खड़ा काष्ठ किस उसमें आएगा, खड़ा काष्ठ अचल संपत्ति में नहीं आएगा। घास क्या चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, घास आपकी चल संपत्ति है क्योंकि कहा गया अचल संपत्ति नहीं होगी। उगती फसलें क्या यह चल संपत्ति है अचल संपत्ति है, उगती फसलें चल संपत्ति होगी क्योंकि स्थावर संपत्ति नहीं माना गया है। यह भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति है या कौन सी अचल संपत्ति है। मान लीजिए पूछ जाए कि बांस का जो तना है क्या वह चल संपत्ति है अचल संपत्ति है। बांस का प्रयोग हमेशा अलग होकर भूमि से होता है तो वह अचल संपत्ति नहीं होगी। यह अचल संपत्ति के संबंध में था संपत्ति अंतरण अधिनियम की श्रृंखला में जो हम आपको बता रहे थे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो कई हमारे प्रतियोगी साथियों ने कहा है कि आप उस पर भी वीडियो बनाएं। जैसे नेपाल और भारत के जो संबंध में विवाद चल रहा है उसके संबंध में, चीन और भारत के संबंध में जो विवाद चल रहा है उसके संबंध में, क्योंकि प्रेजेंट डे के पेपर में यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जो इस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए। मित्रों का यह सजेशन आया, हम निश्चित तौर पे उसकी वीडियो भी आपके समक्ष लेकर आएंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।